नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का हमारे बीआरएम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लेक्चर्स, जिनमें सबसे पहला लेक्चर चालू करते हैं द्रव्य यांत्रिकी पर। द्रव्य यांत्रिकी जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, अच्छे से ध्यान से सुनना, आपको बड़ा मजा आएगा। ये जितनी भी क्लास 11th की जो फिजिक्स है वो पूरी की पूरी आपके काम आने वाली है, और आगे जितने कंपटीशन एग्जाम आप देते हो उन सब में ऑलमोस्ट ये मान के चल लो कि भाई कोई सा भी एग्जाम है जिसमें कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करूं मैं, तो 60% पार्ट 11th का पूछा जाता है, वाइल 40% पार्ट जो होता है वो आपको सीनियर का पूछा जाएगा। कहने का मतलब सीनियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया, इसके कंसेप्ट अच्छे से नहीं करे, तो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़ाई करना। चलो शुरू करते हैं। द्रव्य यांत्रिकी ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर पदार्थ की। आपने ये पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा तो भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना। पदार्थ हमने क्या पढ़ा है? केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो पदार्थ क्या होता है, और फिजिक्स में भी पढ़ते हो पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, परमाणु से अणु मिलते हैं, अणु आपस में मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इस पदार्थ की अवस्थाएं अलग अलग होती है, आप सबको पता होगा। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जहाँ आपकी ज़्यादा डीप में जाने की इसमें ज़रूरत है, बस जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको पढ़ना है। देखो पदार्थ जो होता है वो पदार्थ अवस्थाओं की बात करूंगा तो पदार्थ कौन सी अवस्था में हो सकता है? ठोस हो सकते हैं, पदार्थ द्रव्य भी होते हैं, पदार्थ द्रव्य भी होते हैं, और पदार्थ आपके गैस भी होती है। पदार्थ में गैसें भी आती है। कहने का मतलब पदार्थ 3 प्रकार का हो गया। एक और आता है प्लाज्मा, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी जब हम द्रव्य यांत्रिकी की बात कर रहे हैं तो हमें 3 की जरूरत है। जितना जरूरत है उतना लेके मैं चल रहा हूँ। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जितना आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़ लो। बाकी के जो आपके डाउट आते हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उनका रिप्लाई अगले वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा। क्लियर है? चलो अब इस द्रव्य यांत्रिकी को आप पढ़ते हो तरल के गुण नाम से। तरल के गुण, इससे पहला पार्ट, इससे पहले एक पार्ट और पढ़ते हो आप जो आता है ठोसों के गुण। वो अलग कंसेप्ट है और ये पूरा अलग कंसेप्ट है। क्लियर है? तरल के गुण। अब ये तरल क्या होता है? एक नया नाम आया है तरल। तरल क्या होता है? तरल को अगर आप अंग्रेजी में देखोगे तो अंग्रेजी में नाम आता है फ्लूइड। क्या आता है? फ्लूइड। अंग्रेजी बड़ी ब्यूटीफुल चीज है कि अंग्रेजी के नाम जो होते हैं वो पूरी डेफिनेशन, पूरी परिभाषा विस्तार से आपको बता देते हैं। अब देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है फ्लूइड। फ्लूइड किससे बनता है? फ्लो से बनता है। फ्लो का मतलब बहना, बहने दे मुझे बहने दे। फ्लो ये कहते हैं, ये जितने भी तरल होते हैं वो कहते हैं मुझे बहने दे। मतलब फ्लूइड कौन होते हैं? जो बह सकते हैं। जो बह सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं, तरल कहते हैं। तो तरल कौन से हो गए? जो बहने की क्षमता रखते हैं। ऐसे पदार्थ जो बहने की क्षमता रखते हैं उन्हें तरल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? तरल कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब कोई भी हो जो बह सकता है। जैसे आप भावनाओं में बह जाते हो तो आप तरल नहीं हो, ध्यान रखना, भावनाओं में नहीं बहना है। जो बह सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? तरल बोलेंगे। तो सबसे पहले तरल की परिभाषा लिख लो, फिर मैं वापस मिटा दूंगा इसको। ऐसे पदार्थ जो बहने की क्षमता रखते हैं, जो बहने की क्षमता रखते हैं, तरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। कहने का मतलब तरल कौन हो गए? जो बहते हैं। आप मुझे बताओ, ठोस कभी बहते हुए देखा है क्या? अरे भाई कभी मार्कर को बहते हुए देखा है? नहीं बहता। मार्कर बहता नहीं है मतलब ठोस तरल नहीं हो सकते। द्रव्य के अंदर मान लो पानी है, द्रव्य में आपका पानी हो गया, तेल हो गया, सैनिटाइजर हो गया,
जो कुछ द्रव है वो सब द्रव है। वो द्रव क्या हो गया, मान लेता हूं पानी है, क्या पानी बहता है, बहता है। आप बोलते हो ना नदी बह रही है, झरने चल रहे हैं, नदी जब बहती है तो पानी बहता है। अब वो पानी जो है वो क्या है, बह रहा है, मतलब बहने की क्षमता रखता है। बह रहा मतलब कान में से सुनाई नहीं देता, ऐसा नहीं है, जो बहता रहता है। तो पानी क्या हो गया, एक तरीके से तरल हो गया। पानी क्या हो गया, तरल हो गया। उसी तरीके से दूसरे आते हैं गैस। गैस कौन सी होती है, गैस कोई सी भी देख सकते हो। अभी ऑक्सीजन की कमी चल रही है तो ऑक्सीजन ले सकते हो। गैस आपके वातावरणीय गैसें हो सकती है, तो गैस कोई भी हो सकती है। मैं ले लेता हूं हवा। हवा जो होती है, हवा बहती है, बहती है, ऑब्वियस बात है, हवा बहती है। तो जो बहता है उसको हम क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। तो यहाँ पे द्रव भी क्या है, तरल है। गैस भी क्या है, तरल है। द्रव भी तरल है, गैस भी तरल है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब ये भी तरल था, ये भी तरल था, तो ऐसा कौन इंसान था जो इन दोनों को अलग अलग करके चला गया। भाई एक जगह ही कर देते। भाई मैं कह रहा हूं कि तरल बहने की क्षमता रखते हैं। अगर तरल बहने की क्षमता रखते हैं तो आपने बोला द्रव बहने की क्षमता रखती है, आपने बोला गैसें भी बहने की क्षमता रखती है। तो द्रव और गैसें दोनों मिलकर के कहलाते हैं तरल। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, दो अवस्थाएं होती है, द्रव, ठोस और तरल। लेकिन इनको अलग अलग क्यों रखा, भाई जिन्होंने रखा वो ऐसे तो नहीं रखा होगा, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, तभी जाकर के तरल को द्रव और गैसों में बदल दिया। अगर तरल को द्रव और गैसों में बदल दिया तो उसके पीछे का कारण क्या था। देखो इधर कारण आप खुद को पता लगेगा अभी कि इनको अलग अलग क्यों किया। लेकिन होते क्या है, दोनों ही तरल होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, तरल होते हैं। मान लो एक पात्र लेते हैं, पिस्टन सिलेंडर, और इस पिस्टन सिलेंडर में इस सिलेंडर के पिस्टन लगा दिया आपने। ये मान लो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के पिस्टन लगा दिया। अब इस सिलेंडर के एक जैसा सेम है जैसे का जैसा एक दूसरा पिस्टन सिलेंडर और ले लिया। एक पिस्टन सिलेंडर के अंदर द्रव भर दो, द्रव मतलब पानी भर दो, जिसको आप डेली पीते हो, H2O, जिसके बगैर नहीं रह सकते आप, भर दिया। सेम इसी तरीके से इसके अंदर गैस भर दो। अगर इसमें गैस है तो कौन सी गैस भरी, हवा भर दी। मान लो हवा ऐसे पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत है। तो हमने एक पिस्टन सिलेंडर के अंदर द्रव भर दिया, एक पिस्टन सिलेंडर के अंदर गैस भर दी। तो इस द्रव और गैस दोनों को बाहर से दबाना है, दोनों को बाहर से क्या करना है, दबाना है, एक बल लगाना है, दाब लगाना है। दोनों के ऊपर एक दाब लगाएंगे। तो मान लो आपने इसके ऊपर बल लगाया, इस पर बल लगाया, तो बल लगाने के कारण इसका जो आयतन था उस आयतन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात बाह्य दाब लगाने पर आयतन के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। आयतन जितना था उतना का उतना ही रहेगा। पानी बाहर जरूर आ जाएगा, केतली को फाड़ देगा, लेकिन पानी बाहर नहीं आएगा। अब अगर पानी बाहर नहीं आ रहा मतलब आयतन के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा, आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ। इसके साथ में घनत्व जो होता है जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब जब आप बाह्य दाब लगाते हो तो बाह्य दाब के कारण आयतन और घनत्व, किसी भी द्रव में बाह्य दाब लगाने पर आयतन और घनत्व परिवर्तित नहीं होते हैं। और अगर आप गैसों की बात करोगे तो बाह्य दाब लगाओगे, जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भर दी तो बाह्य दाब लगाओ, वो गुब्बारा बड़ा होता जाएगा, अलग से फैलता जाएगा। कहने का मतलब गुब्बारे के अंदर या फिर आप बाह्य दाब लगाओगे तो आयतन क्या होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। और घनत्व जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल होती है, बढ़ सकता है या घट सकता है। तो बाह्य दाब लगाने पर जब आयतन और घनत्व में परिवर्तन
हो सकता है मतलब आप जो चाहते थे वो आपने करके दिखाया। भाई आप क्या चाहते थे कि इसको मैं दबा करके, दाब लगा करके आयतन घनत्व में परिवर्तन कर लूं, तो आयतन घनत्व में परिवर्तन किया, उसके कारण से, किसके कारण से, दाब के कारण से। इसलिए इन सब को आप दबा सकते हो, दबा सकते हो तो इनको संपीड़ित कर सकते हो, इसलिए इनको संपीडय, संपीडय तरल कहते हैं। कौन से तरल कहते हैं? संपीडय तरल कहते हैं। मतलब ऐसे तरल, ऐसे तरल जिनको दाब लगा करके आयतन और घनत्व में परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें हम संपीडय तरल कहते हैं, अर्थात इनको संपीड़ित किया जा सकता है। लेकिन द्रव की अगर बात करें तो इनको दाब लगाने पर आयतन घनत्व में परिवर्तन नहीं हुआ। आप दबाना चाह रहे थे लेकिन ये दबते नहीं हैं, ये आपसे भी ऊपर वाले हैं। अगर ये दबते नहीं हैं इसका मतलब ये असंपीडय हो गए। कैसे हो गए? असंपीडय हो गए, असंपीडय। अब ये भी क्या थे? तरल है। ये भी क्या है? तरल है। एक तरल ऐसे हैं जो असंपीडय है, जिनको आप दबा नहीं सकते हो। एक तरल ऐसे हैं जो संपीडय है, जिनको आप दबा सकते हो। अरे ये क्या बात हो गई? तरल ही है, ये भी तरल है, ये भी, दोनों तरल है और दोनों को अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब एक को आप दबा सकते हो, दूसरे को आप दबा नहीं सकते हो। तो जिनको आप दबा सकते हो उनको हम बोलते हैं संपीडय, जिनको हम नहीं दबा सकते असंपीडय। अर्थात तरल भी आपस में दो प्रकार के होते हैं। तरल क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब तरल के प्रकार अलग अलग होने के कारण एक को हमने द्रव रखा, एक को हमने गैस रखा। कहने का मतलब इनके कुछ गुण जो होते हैं, यांत्रिक गुण, वो अलग अलग होते हैं और इन गुणों के अलग अलग होने के कारण ही इन तरल को द्रव और गैसों की कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ को द्रव बोलते हैं, कुछ को हम क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो। एक बार जल्दी से इसको छाप लो, उतार लो जल्दी से। चलिए आगे देखो, एक नई बात आई है। आयतन आप सब जानते हो। आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब के अंदर नापते हैं कि यानी किसी भी पात्र के अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है, कितना द्रव भरा हुआ है या कितनी गैस भरी हुई है, वही उसका आयतन कहलाता है। जैसे 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर बोतल में 1 लीटर भर सकते हो, वो लीटर क्या हो गया? उसका आयतन हो गया। क्लियर है? चलो इसी प्रकार से आता है आपका घनत्व। घनत्व नई चीज आ जाती है और घनत्व बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। ध्यान से समझना इसको, जिसने ध्यान से समझ लिया बहुत अच्छा कंसेप्ट है, डेली लाइफ में यूज करते हो आप इसको। घनत्व रो से दर्शाते हैं। घनत्व को किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। अब आपने 10th क्लास तक घनत्व पढ़ रखा होगा कि घनत्व क्या होता है। घनत्व सभी बच्चे एक ही नाम से पढ़ते हैं। घनत्व, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन। बच्चा बच्चा जानता है द्रव्यमान बट्टा आयतन यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। रटी रटी परिभाषा है, किसी भी इकाई आयतन के अंदर उपस्थित द्रव्यमान की संख्या को घनत्व कहते हैं। ये आप सब लोगों की रटी रटी परिभाषा है जो हर एक बच्चा जानता है और इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में होता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? लेकिन आज हम इस परिभाषा को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं ताकि आपको सालों साल जब तक आप जिंदा हो तब तक ये परिभाषा आपको ध्यान में रहे। समझ आई बात? देखो हमने बोला इकाई आयतन। इकाई आयतन में क्या उपस्थित है? द्रव्यमान की संख्या। अरे भाई ये क्या आ गई? द्रव्यमान की संख्या। अब उस द्रव्यमान की संख्या को समझने के लिए थोड़ा यहां आना पड़ेगा। यहां आओगे तो आपने एक बीकर में यानी एक पिस्टन सिलेंडर के अंदर पानी लिया था यानी द्रव लिया, एक दूसरे के अंदर आपने क्या ली थी? गैस ली थी। अब इस द्रव में से कुछ भाग उठाओ, इसमें से हवा उठाओ। कितनी उठानी है? इकाई आयतन। इकाई आयतन का मतलब एक बोतल जितना, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब एक बोतल नहीं होती है, 1 मीटर होता है इतना। मीटर, इधर मीटर, उधर मीटर,
ऊपर ऊपर तरफ मीटर लगाओगे तो एक बड़ा सा बक्सा बनेगा, जिस बक्से में 1000 पानी की बोतलें डाल सकते हो, यानी 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं अभी बता दूंगा कैसे निकालते हैं। चलो पहले हम बात करते हैं, इसमें से आपने 1 मीटर क्यूब, इसमें से आपने 1 मीटर क्यूब आयतन ले लिया, तो चलो भाई ले लो। ये आपके पास और ये आपके पास, ये कितना है 1 मीटर क्यूब, ये कितना है 1 मीटर क्यूब। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। क्या भरा हुआ है, पानी। ये क्या है, पानी। इसमें क्या भरी हुई है, हवा। क्या भरी हुई है, हवा। कुछ बच्चे बोलते हैं गुरुजी आपने तो यहाँ पे 4 ही कण बनाए हैं हवा के, यहाँ पे बहुत सारे कण बनाए हैं। तो बालक सीधी सी बात है, हवा को जब भी आप पात्र में भरते हो तो क्या होता है, हवा दिखती नहीं है, हवा के कण दूर दूर होते हैं। और यही परिभाषा हम गैसों के लिए पढ़ते हैं कि गैसें वे पदार्थ होती है जिनमें अंतर आणविक बंध बहुत कमजोर होते हैं, यानी न के बराबर होते हैं, और अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनको हम गैसें कहते हैं। ये परिभाषा आपने पढ़ रखी है इसलिए मैंने नहीं बताई है। द्रव्य क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें अंतर आणविक बल बहुत मजबूत होते हैं, जिनमें कण बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे कण होंगे, ये तो मैंने बहुत कम बनाए हैं, और कण बनाने पड़ेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी पानी बनाते हो तो आप इस तरीके से बना देते हो, ये भी मैं बताऊंगा कि आप इस तरीके से क्यों बनाते हो, बट ये डॉट 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 बहुत सारे डॉट डॉट डॉट, समझ आई बात। तो अगर हम 1 मीटर क्यूब पानी लेते हैं और 1 मीटर क्यूब हवा लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं लीटर वाली बोतल ले लेता हूं। 1 लीटर की बोतल ले लो, 1 लीटर की बोतल है, दूसरी 1 लीटर की बोतल है। इस 1 लीटर की बोतल में पानी भर दिया, इस 1 लीटर की बोतल में हवा भर दी। आप आज घर पे परीक्षण करके देखना, 1 लीटर में हवा भर दी, 1 लीटर में पानी भर दिया, और इन दोनों को उठाना, पानी वाली बोतल आपको भारी नजर आएगी और हवा वाली बोतल क्या आएगी, हल्की नजर आएगी। हवा वाली बोतल क्या आएगी, हल्की नजर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेसिक मतलब इतना है कि पानी जो है वो भी आपके पास 1 मीटर क्यूब है, और उतना ही आयतन किसका है, हवा का है, यानी 1 मीटर क्यूब है। दोनों का आयतन समान रखते हुए आप देखते हो कि पानी का जो पात्र है वो भारी मिलता है, हवा का जो पात्र है वो हल्का मिलता है। कारण क्या है, कारण सीधा सीधा है, पानी के जो कण होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं। पानी के कण नजदीक होने के कारण 1 लीटर में पानी के कणों की संख्या ज्यादा होगी। हवा में हवा के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और कण दूर दूर होने के कारण हवा के कणों की संख्या जो होगी 1 लीटर में वो बहुत कम होगी। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पानी है इसमें कणों की संख्या ज्यादा थी। क्या थी, कणों की संख्या ज्यादा थी। हवा जो है इसमें कणों की संख्या क्या है, कम है। अब कणों की संख्या कम थी इसीलिए ये क्या था, हल्का था। अब ये हल्का था इसीलिए जब हमने तोला तो इसका द्रव्यमान क्या मिला, कम मिला। द्रव्यमान कम मिला मतलब घनत्व क्या मिला, कम मिला। अरे वह क्या हो गया, पानी जो है कणों की संख्या ज्यादा है, कणों की संख्या ज्यादा है उतना ही ये क्या है, भारी है, और जितना भारी है उतना ही द्रव्यमान क्या है, ज्यादा आ रहा है। द्रव्यमान ज्यादा आ रहा है मतलब घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। समझ आ रही है कुछ बात दिमाग में पल्ले पड़ रही होगी, घनत्व क्या है और ये घनत्व क्यों दिया ये भी मैं आपको बताऊंगा। घनत्व क्या होता है कि इकाई आयतन के अंदर द्रव्यमान की जो संख्या होती है उसको घनत्व तो कहते ही हैं, लेकिन घनत्व जो होता है, घनत्व भारीपन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, भारीपन को दर्शाता है। कैसे, कोई भी पदार्थ जिसका घनत्व ज्यादा है वो उतना ही भारी है, जितना भारी होगा उतना ही घनत्व ज्यादा होगा, जितना घनत्व ज्यादा उतना ही द्रव्यमान ज्यादा। और द्रव्यमान ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें कणों की संख्या ज्यादा है। समझ आई बात। तो मैं ये लिख सकता हूं, अर्थात जितने ज्यादा कण इकाई
आयतन में उपस्थित होते हैं उतना ही उस पदार्थ का द्रव्यमान, उतना ही उस पदार्थ का द्रव्यमान अधिक होता है, अधिक होता है। उतना ही उस पदार्थ का क्या होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, और उतना ही पदार्थ भारी होगा तथा घनत्व अधिक होगा। घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला इकाई आयतन में जितने कणों की संख्या होगी, जितने ज्यादा कण होंगे उतना द्रव्यमान ज्यादा होगा, जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा उतना ही वो भारी होगा, जितना भारी होगा उतना ही आयतन ज्यादा होगा। अब आयतन की जरूरत क्या पड़ गई थी भाई, आपके पास द्रव्यमान पड़ा था, आयतन पड़ा था, तो घनत्व की जरूरत कहां पड़ गई? समझ आ रही बात? चलो मैं बताता हूं घनत्व की जरूरत कहां पड़ी। घनत्व की जरूरत एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके पास 1 लीटर पानी की बोतल है, 1 लीटर की बोतल है पानी की, उसमें पानी भरा और पानी को आपने तोला। जैसे आप ताकड़ी में, मारवाड़ी में बोलते हैं ताकड़ी, तो उस तुला के अंदर जब आप इसको तोलते हो तो तुला में तोलने पर क्या मिलेगा आपको, वो 1 किलो द्रव्यमान के बराबर आएगा। पानी का घनत्व कितना आता है, घनत्व नहीं, द्रव्यमान जो आप नापते हो वो किसके बराबर आएगा, 1 किलो के बराबर आएगा। अब उस बोतल को खाली कर दो एक पात्र में। बोतल को खाली करने के बाद जितना उसमें पानी भरा था उतना ही तेल भर दो, ऑयल भर दो, और उस ऑयल को तोलो। भाई संख्या समान है, जितना आपने पानी लिया था उतना ही आपने तेल लिया है, उतना ही तेल लिया, लेकिन अगर जैसे ही आप उसको तोलने जाओगे वो 800 से 900 के बीच में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब 800 ग्राम से 900 ग्राम मिलेगा। अगर वो 800 ग्राम से 900 ग्राम मिल रहा है, 1 किलो तो नहीं मिला ना, पानी की मात्रा उसकी मात्रा बराबर है, लेकिन फिर भी वो 1 किलो नहीं मिलता। चलो छोड़ो, नहीं मिला, दूसरे पात्र में खाली कर लो, फिर उसके अंदर हवा भर दो। हवा भरते हो तो आपको पता चलता 1.5 ग्राम आई है। उस बोतल में हवा भर दी, हवा भरने के बाद ढक्कन बंद किया, ढक्कन बंद करने के बाद तोलो, वो 1.5 ग्राम के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, 1.5 ग्राम के बराबर आएगी। अरे भाई बोतल तो बराबर है, हवा भी उसमें 1 लीटर भरी है आपने, फिर भी वो कितनी आ रही होगी, 1.5 ग्राम के पास आसपास आ रही होगी। सेम इसी तरीके से उसमें आप पेट्रोल भर दो, वो 700 ग्राम मिलेगा आपको। दूध भर दो, वो आपको 950 ग्राम के आसपास मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जितने द्रव है उस द्रव के इकाई आयतन में जो कण होते हैं, आपस में कण जो जुड़े होते हैं, उनके बीच में बंध जो होते हैं, उनकी दूरी पर निर्भर करता है कि कितने कण आएंगे। जितने कण आएंगे उतना ज्यादा भारीपन होगा, जितना भारीपन होगा उतना ही घनत्व होगा। कहने का मतलब घनत्व अगर है किसी के पास ज्यादा तो उतना ही ज्यादा भारी होगा, उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए द्रवों को तोला जाता है आयतन के अंदर। अब आप आयतन के अंदर लेके आते हो, कभी मार्केट में जाओ तो तेल के टिन की भाव पूछना, वो तेल का टिन बताएगा, बोलेगा एक तो 13.5 लीटर में है और एक 15 किलोग्राम में। मतलब आपको किलोग्राम वाला चाहिए कि लीटर वाला चाहिए? अगर आप किलोग्राम और लीटर की देखते हो तो भाव अलग अलग आएंगे, क्योंकि दोनों का वजन क्या है, अलग अलग है। क्योंकि लीटर आयतन को दर्शा रहा है, किलोग्राम द्रव्यमान को दर्शा रहा है। अब हम किसी भी द्रव का द्रव्यमान ना दर्शा करके आयतन को दर्शाते हैं, इसलिए जरूरत पड़ती है किसकी, घनत्व की। किसकी जरूरत पड़ती है, घनत्व की। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। एक बार छाप लो, अगर कोई आपको दिक्कत हो राइट डाउन कर लो इसको। चलिए मैं कुछ घनत्व लिख देता हूं आपके लिए, आप उसको राइट डाउन कर लेना।
देखो पानी का घनत्व जो होता है वो कितना होता है, रो से दर्शाते हैं घनत्व को। पानी का घनत्व होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। अगर आप बात करते हो घनत्व हवा का, तो हवा का घनत्व होता है 1.12 केजी पर मीटर क्यूब, यानी बहुत कम होता है, इसकी तुलना में बहुत कम है। अगर आप घनत्व की बात करते हो मरकरी की, Hg क्या है, मरकरी है, और घनत्व मरकरी का होता है 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसी तरीके से आप बात करते हो घनत्व की पेट्रोल की, बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है, आपको मैं यहां पर ही बताऊंगा घनत्व के कारण कैसे पेट्रोल और डीजल में माइलेज ज्यादा और कम होता है। आप आज देख लेना पहले कि कौन सी गाड़ी का माइलेज कितना होता है, फिर मैं आपको यहां बता दूंगा। रो पेट्रोल जो होता है वो आपको मिलता है 710 से लेकर के 760 केजी प्रति मीटर क्यूब के बराबर। अलग अलग होता है अलग अलग समय के अनुसार, क्योंकि ये तापमान पर निर्भर करता है। ज्वलनशील पदार्थ जितने होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब के घनत्व तापमान पर निर्भर करते हैं। तापमान बढ़ने के साथ साथ इनके घनत्व में परिवर्तन होता रहता है। इसी तरीके से डीजल की अगर बात करूं मैं, तो डीजल का घनत्व होता है 810 से लेकर के 860 केजी प्रति मीटर क्यूब के। क्लियर है, इनको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बाकी जो बातें बचेगी वो हम कल करेंगे। इससे रिलेटेड जो नीट जेई किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, यानी जो आपका डॉक्टर के लिए नीट का एग्जाम होता है, जेई के लिए जो एग्जाम होता है, वो इन पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उसकी हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। और उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि बीआरएम स्कूल ने आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सुविधा सबको मिले और हर एक बच्चा इसका फ़ायदा उठाए। तो जब घर पे बैठे हो, बोर भी हो रहे होंगे, बोर आपको मैं होने नहीं दूंगा, मेरी क्लास लेते रहिए। क्लियर है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इसको उतार ज़रूर लेना।